हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। इस्लाम का उदय। इस्लाम भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक सत्य जिसका अर्थ होता है शांति एवं सिल्म जिसका अर्थ होता है समर्पण। इस्लाम धर्म का उदय अरब देश था। इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरब में बहुवाद एवं मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। मूर्ति पूजा का विरोधी। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को मुसलमान कहा जाता है, जिनका पवित्र कुरान शरीफ है। मुसलमानों के 5 कर्तव्य हैं, जिसमें पहला है कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। कलमा क्या होता है दोस्तों? अल्लाह पर पूर्ण विश्वास प्रकट करना कलमा होता है। नमाज, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। रोज़ा, रमज़ान के महीने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल ग्रहण किए बिना अल्लाह की इबादत करना रोज़ा कहलाता है। ज़कात, अपनी आय का 2.5% गरीबों में दान करना। हज, प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना की और मदीना को केंद्र बनाकर मुसलमानों पर शासन किया। पैगंबर साहब ने धर्म राज्य अर्थात खिलाफत की स्थापना की। पैगंबर साहब के बाद खिलाफत के प्रमुख को खलीफा कहा गया। पवित्र खलीफा, पैगंबर साहब के बाद 4 पवित्र खलीफा हुए। ये चारों पैगंबर साहब के साथी रहे थे तथा सर्वसम्मति से उन्होंने खलीफा चुना गया, अतः ये पवित्र खलीफा कहलाए। पवित्र खलीफाओं की राजधानी मदीना थी। पहला अबू बर्क 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक ये प्रथम खलीफा थे। इन्होंने अल्लाह को केंद्र में रखकर मुसलमानों पर शासन किया एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। दूसरा हजरत उमर 634 से 644 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके समय में विजय अभियान बहुत सफल रहे। इन्होंने ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया आदि क्षेत्रों को जीतकर खिलाफत में सम्मिलित किया। इन्हीं के समय में 636 में अरबों पर भारत का पहला आक्रमण हुआ, जो असफल रहा। इन्हीं के समय में ही 636 ईस्वी में अरबों का भारत पर पहला आक्रमण हुआ, जो असफल रहा। तीसरा हजरत उस्मान 644 से 656 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके समय में 651 ईस्वी में पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ का संकलन हुआ। यह ग्रंथ अरबी भाषा में संकलित है। चौथा हजरत अली 656 से 661 ईस्वी तक शासन किया। इन्हीं के समय में विजय अभियान चल रहे थे। पांचवा उमैया वंश 661 से 749 ईस्वी। 661 में अली की मृत्यु के बाद मुअय्या नामक व्यक्ति ने अली के पुत्र हसन को हटाकर स्वयं खलीफा बन गया। उमैया वंश की राजधानी दशमिक थी। अब्बासी वंश 749 से 1258 ईस्वी तक चला। 749 ईस्वी में अब्बास सफ़ाह ने ईरानियों के सहयोग से उमैया वंश का अंत करके अब्बासी वंश की स्थापना की। अब्बासी वंश की राजधानी बगदाद थी। इस वंश का अंतिम खलीफा मुस्तकीम थे। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग अरबों की सिंध विजय देख लेते हैं। 711 ईस्वी में खलीफा वाजिद अली उत्तर ईरान के गवर्नर अल हजाज ने खलीफा से सिंध अभियान की अनुमति प्राप्त की।
सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु यह पराजित हुए और मारा गया। दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। अरबों की सिंध विजय के अनेक कारण थे। पहला राजनीतिक कारण, मुसलमान राज्य का विस्तार। दूसरा आर्थिक कारण, भारत समृद्ध देश था, अतः यहाँ आर्थिक अधिकार करके धन प्राप्त करना। तीसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। चौथा तात्कालिक कारण, कुछ अरबी जहाज़ों का समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना। ये दोस्तों आगे अरबों की विजय का प्रभाव देख लेते हैं। पहला प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव। अरबों की राजनीतिक नीतियां मध्य युग के तुर्क, अफगान, मुगल साम्राज्य के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करती रही। दूसरा आर्थिक प्रभाव, भारत में खजूर की बागवानी एवं ऊंट पालन का विकास हुआ। चर्म शिल्प को प्रोत्साहन मिला। मुद्रा प्रणाली का विस्तार हुआ। नगरीकरण, अनेक नए नगरों का विकास हुआ। तीसरा सामाजिक प्रभाव देख लेते हैं दोस्तों। सामाजिक समानता का विकास हुआ। ऊंच नीच वर्ग भेद में कमी, पर्दा प्रथा प्रारंभ हुआ। चौथा सांस्कृतिक प्रभाव, सिंधी भाषा का विकास हुआ। भारत में कुरान का सर्वप्रथम अनुवाद सिंधी भाषा में ही हुआ। सैकड़ों अरबी विद्वान चिकित्सा, दर्शन, गणित आदि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आए। अनेक भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ। आयुर्वेद, सूर्य सिद्धांतिका, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र आदि का अरबी में अनुवाद हुआ। तुर्कों का उदय एवं भारत पर आक्रमण। चलिए दोस्तों, इससे आगे हम लोग देखेंगे तुर्कों का उदय एवं भारत पर आक्रमण किस प्रकार से हुआ। तुर्क मध्य एशिया की खानाबदेश जनजाति थी। अब्बासी खलीफाओं के समय में लोग महल रक्षक और पेशेवर सैनिक के रूप में नियुक्त होने लगे। इसी समय ईरान इराक क्षेत्र में समानिद राज्य का उदय हुआ। आगे चलकर समानिद राज्य कमजोर हुआ। उसका लाभ उठाकर गजनी को केंद्र बनाकर अलप्तगीन ने तुर्कों के प्रथम स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दोस्तों, इस समय तुर्कों के प्रथम स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो चुकी है। अलप्तगीन 962 ईस्वी से 977 ईस्वी इसकी राजधानी थी। अलप्तगीन ने 1700 ईस्वी में चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। इनमें से एक सुबुत्तगीन था। अलप्तगीन के बाद सुबुत्तगीन ही शासक बना। सुबुत्तगीन 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा तुर्क शासक सुबुत्तगीन था। कुछ दिनों बाद सुबुत्तगीन ने जयपाल के राज्य पर आक्रमण करके लूटपाट किया। सुबुत्तगीन की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र थे। नंबर 1 अब्दुल कासिम महमूद, नंबर 2 इस्माइल। दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजयी हुआ और अब्दुल कासिम महमूद गजनी के नाम से शासक बना। अब दोस्तों, महमूद गजनी सन 998 से 1030 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, महमूद गजनवी जो था वह 998 से 1030 ईस्वी तक शासन किया था। महमूद गजनवी गद्दी पर बैठने के 1 वर्ष के अंदर ही बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से गजनी के शासन के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली। अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को अमीन अल मिल्लत, मुसलमानों का रक्षक और यामिन उद्दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि प्रदान कर दिया। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। दोस्तों, महमूद गजनवी ऐसा सुल्तान था जिसने पहली बार
उपाधि धारण करने वाला मुस्लिम शासक हुआ। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। चलिए दोस्तों, महमूद गजनवी का भारतीय अभियान देख लेते हैं। महमूद गजनवी 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। इसका पहला अभियान 1001 ईस्वी में हुआ, जब इसने सीमा के कुछ क्षेत्रों को विजित किया। दूसरा अभियान 1001 में हुआ, जब इसने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। जयपाल इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर सका और स्वयं निर्मित चिता में जलकर आत्महत्या कर ली। 1006 ईस्वी में गजनी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। यहाँ पर करमाथी वंश के शासक अब्दुल फतेह दाऊद ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह महमूद गजनी का अंत हो गया। 1008 ईस्वी में पुनः इसने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक आनंदपाल को वैहंद के पास पराजित कर दिया। इस विजय के बाद महमूद गजनी ने सिंध पर अधिकार किया। 1018 ईस्वी में गंगा घाटी में प्रवेश किया और यहाँ पर गुर्ज प्रतिहार राजा राज्यपाल द्वारा शासित कन्नौज राज्य पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1024 ईस्वी में सोमनाथ पर जब आक्रमण किया। इस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद इसने सोमनाथ के मंदिर पर अधिकार प्राप्त कर लिया और मंदिर को तोड़कर यहाँ से अपार संपत्ति प्राप्त की। 1025 ईस्वी में सोमनाथ के पास जाते समय सिंधु नदी की निचली घाटी में जाटों ने इसका मार्ग अवरुद्ध किया और इस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उसकी कुछ संपत्ति को लूट लिया। इसी समय यह रक्षात्मक कार्यवाही करके गजनी चला गया। जब दोस्तों महमूद गजनी गया, वहाँ से फिर वापस आता है और जाटों को पुनः हराता है। 1027 ईस्वी में महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण हुआ। यह आक्रमण जाटों के विरुद्ध एक तरह से दंडात्मक अभियान था। इसमें इसने जाटों की कठोरता से दमन किया और वापस चला गया। चलिए दोस्तों, इस क्रम में हम लोग पढ़ते हैं और महमूद गजनी के प्रमुख भारतीय अभियान को देख लेते हैं। महमूद गजनी भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए, जिनमें से महत्वपूर्ण आक्रमण इस प्रकार हैं। 1001 से 1002 ईस्वी में इसने हिंदू शाही राज्य जयपाल पर आक्रमण किया। 1005 से 1006 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, जहाँ का राजा अब्दुल फतेह था। 1008 से 1009 ईस्वी में इसने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया, जहाँ का राजा आनंदपाल था। 1012 से 1013 ईस्वी में इसने थानेश्वर पर आक्रमण किया, जहाँ का राजा राम जी थे। 1018 1019 ईस्वी में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया, जहाँ के राजा राज्यपाल थे। 1020 से 1021 ईस्वी में इसने कालिंजर पर आक्रमण किया, जहाँ के राजा विद्याधर थे। 1024 में 1025 ईस्वी इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। यहाँ के राजा भीम हुआ करते थे। गजनवी ने अपार संपत्ति प्राप्त किया था और वह अपने देश चला गया था। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव देख लेते हैं। पहला प्रभाव, भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोर को उजागर कर दिया इसने। दूसरा प्रभाव, पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनी गवर्नरों की नियुक्ति कर मुस्लिम शासन की स्थापना कर दिया। तीसरा, भारत विदेशी आक्रमण के द्वार खोल दिए। चौथा, भारत की कला नष्ट कर दिया। पांचवा, भारत का धन गजनी ले गया। चलिए दोस्तों, इसी के आगे अब मोहम्मद गौरी को देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। इसके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। प्रारंभ में गौरी लोग गजनी के अधीन में थे, बाद में यह स्वतंत्र हो गए। 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन बिन शाम गौर वंश का शासक बना। इसने
गजनवी पर आक्रमण करके इसे विजित कर दिया और अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गजनी दे दिया। मोहम्मद गौरी का पहला 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यहाँ इसने करमाथियों को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित किया। यह इसकी पहली विजय थी। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक भीमद्वितीय हुआ करता था, जिसे पराजित कर दिया। कसहद के मैदान में गौरी की करारी हार हुई। यह भारत की पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद मोहम्मद गौरी मुल्तान एवं सिंध के मार्ग को बदलकर पंजाब के मार्ग पर को चुना। देखिए दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया तो वहाँ के शासक भीमद्वितीय हुआ करते थे। इन दोनों के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ। जहाँ से पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी अपने क्षेत्र लौट जाता है और फिर यह दोबारा भारत पर आक्रमण करने की सोचता है, लेकिन वह इस बार इस गुजरात के रास्ते से आक्रमण न करके वह अपना मार्ग बदलकर पंजाब के मार्ग को चुना। 1181 ईस्वी में इसने पंजाब पर आक्रमण किया। यहाँ पर गजनी वंश का खुसरो मलिक शासक था। इसने युद्ध के स्थान पर मोहम्मद गौरी को अत्यधिक उपहार देकर संधि कर लिया। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी आगे बढ़ता और एक बार तराइन के मैदान पर पहुंच जाता है और इधर भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ करता था। इन दोनों के मध्य अब युद्ध होना निश्चित हो चुका था। इसी फलस्वरूप तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हुआ, पृथ्वीराज चौहान जी हुए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और फिर से गजनी लौट गया। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी 1 साल बाद पुनः आक्रमण करता है। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना लिया गया। इसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु बाद में विद्रोह कर दिया और मारा गया। ये दोस्तों, इससे आगे बढ़कर हम लोग मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियान के बारे में देख लेते हैं। 1150 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था, जहाँ का राजा करमाथी वंश का था। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, जहाँ के राजा भीमद्वितीय हुआ करते थे। 1181 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया, जहाँ के राजा खुसरो मलिक हुआ करते थे। 1186 ईस्वी में पुनः पंजाब पर आक्रमण किया, जहाँ के राजा खुसरो मलिक हुआ करते थे। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हो गया था। 1194 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया था, जहाँ के राजा जयचंद्र हुआ करते थे। 1195 ईस्वी में बयाना पर आक्रमण किया था, जहाँ के राजा कुमारपाल थे। 1205 ईस्वी में खोखरों के मध्य युद्ध हुआ। इसी के बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। 1184 ईस्वी में गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक जयचंद्र हुआ करता था। दावर के युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की पराजय हुई और खानदेशी युद्ध में मारा। इस युद्ध के बाद कन्नौज और वाराणसी पर गौरी का अधिकार हो गया। आइए दोस्तों, मोहम्मद गौरी के सेनापतियों द्वारा विजित क्षेत्रों को देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1196 ईस्वी में अजमेर को जीता। 1197 ईस्वी में बदायूं जीता।
1202 से 1203 ईस्वी में बुंदेलखंड को जीत लिया। बख्तियार खिलजी 1197 ईस्वी में बिहार विजय किया। 1205 ईस्वी में बंगाल का विजय किया। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। महमूद गजनवी यामनी वंश से संबंधित तुर्क था। महमूद गजनवी कश्मीर अभियान किया था, लेकिन यह अभियान असफल रहा। अल-बरूनी का वास्तविक नाम अबू रैहान था। यह ख्वारिज्म का रहने वाला था, लेकिन गजनी में बस गया था। अल-बरूनी भारत में आकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। अल-बरूनी गौरी संसबानी वंश का तुर्क था। इसका वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का साधारण सेनापति बख्तियार खिलजी ने विक्रमादित्य बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार एवं सोमपुर बौद्ध विहार को तहस नहस करके सैकड़ों भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को फांसी का इक्ता प्रदान किया था। 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित भारतीय प्रदेश का प्रतिनिधित्व शासक नियुक्त किया। चलिए दोस्तों, इससे आगे बढ़कर हम लोग दिल्ली सल्तनत देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1200 ईस्वी से 1525 ईस्वी तक कुल 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 ईस्वी तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया। सल्तनत के वंश: पहला गुलाम वंश 1290 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा खिलजी 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। चौथा सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1551 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश एवं अंतिम वंश दिल्ली सल्तनत का 1551 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसने शासन किया। चलिए दोस्तों, पहला वंश गुलाम वंश देख लेते हैं। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दास था, इसलिए इस वंश को दास या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे मामलुक वंश के नाम देते हैं, जिसका तात्पर्य है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। इसे आरंभिक तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक एवं मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी ने अपने दासों को पुत्र की तरह माना। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में स्वतंत्र शासक बना और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपह सलार की उपाधि के साथ शासन किया। 1208 ऐबक गजनी गया। यहीं पर मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने इसे दासता का मुक्ति पत्र भेजा और उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। मिन्हाज उस सिराज इसे हातिम ताई कहा। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसके तथाकथित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो इल्तुतमिश से पराजित होने से पहले 8 महीने तक शासन किया था। आइए दोस्तों, ऐबक की उपाधियों को देख लेते हैं। उपाधि नंबर या बख्श, उपाधि नंबर हातिम ताई, नंबर 3 कुरान खां। इल्तुतमिश 1236 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऐबक अपनी दासता से मुक्ति से पहले ही 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया। इल्तुतमिश
सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इक़्तिदार हुआ करता था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इल्तुतमिश की समय चंगेज खां की समस्या हुई थी दोस्तों। जब इल्तुतमिश शासन कर रहा था उसी समय चंगेज खां ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों तक आक्रमण करते हुए पहुंच गया था। आइए उसे देख लेते हैं। चंगेज खां की समस्या 1220 से 21 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ख्वारिज्म राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ पहुंचा। इल्तुतमिश ने मांगबरनी को शरण न देकर चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा कर ली। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं नासिरुद्दीन कुआचा की समस्या। कुआचा सिंध एवं मुल्तान का प्रभारी था। इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। 1217 में मंसूरा के युद्ध में इल्तुतमिश ने कुआचा को पराजित करके लाहौर छीन लिया। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश सिंध मुल्तान पर आक्रमण करके कुआचा को पराजित किया। कुआचा अपनी जीवन की रक्षा के लिए सिंधु नदी में जा कूदा और डूबकर मर गया। आइए दोस्तों आगे बंगाल विजय देख लेते हैं इल्तुतमिश का। बंगाल विजय इस समय बंगाल शासक गयासुद्दीन स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल पर आक्रमण किया। युद्ध में गयासुद्दीन पराजित हुआ और मारा गया। इस तरह बंगाल पर इल्तुतमिश का अधिकार हुआ। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। 1230 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने तुर्की अमीरों के एक विशिष्ट वर्ग का गठन किया जिसमें उसके 40 विशिष्ट अमीर सम्मिलित थे। इन्हें तुर्क-ए-चिहलगानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल-मुस्तान सिंह बिल्लाह से मंसूर प्राप्त किया। खलीफा ने इसे सुल्तान-ए-आजम की उपाधि दी। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के प्रचलित किए जिसमें चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक मुद्रा थी। दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। आइए दोस्तों इल्तुतमिश की प्रमुख विजय देखते हैं। 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित किया था। जिसने 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में नासिरुद्दीन ख्वाजा को पराजित किया था। इसने 1226 ईस्वी में बंगाल विजय की यहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया। इसने 1227 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान विजय नासिरुद्दीन ख्वाजा को पराजित किया। इसने 1226 से 1231 ईस्वी तक राजपूतों पर विजय किया। 1235 ईस्वी में पंजाब के खरों प्राप्त किए। आइए दोस्तों इल्तुतमिश ने जो एक दल चालीसा की शुरुआत की थी यह क्या होता है देख लेते हैं। तुर्क-ए-चिहलगानी या दल चालीसा इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। इसमें इसके विश्वास पात्र अमीर होते थे जिन्हें बड़े बड़े पद दिए जाते थे। यह एक प्रशासनिक वर्ग था। दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के इन्होंने दो प्रसिद्ध सिक्के चलाए थे। एक चांदी का सिक्का जिसे टका कहा जाता था, दूसरा तांबे का सिक्का था जिसे जीतल कहा जाता था। इनमें 1:48 का अनुपात हुआ करता था। आइए दोस्तों इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को देख लेते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दल चालीसा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बीच भीषण राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ। इस समय दल चालीसा सुल्तान निर्माण की भूमिका अदा कर रहे थे। 1236 से 1266 तक के शासनकाल को चालीसा का काल कहा जाता था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236 ईस्वी तक कुछ समय तक ही शासन किया था। इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था लेकिन तुर्की अमीरों ने इसकी इच्छा का सम्मान नहीं किया था।
और इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। सुल्तान की माता शाह तुर्कान थी। शाह तुर्कान विद्वानों एवं शेखों को दान दिया करती थी। इसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। शाह तुर्कान के आतंक से परेशान होकर रजिया एक दिन लाल वस्त्र धारण कर न्याय की याचना का प्रतीक था, जो धारण करके जुमा के दिन नमाज के समय जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की। दिल्ली की जनता ने राजमहल पर धावा बोलकर शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन को बंदी बना लिया और रजिया सुल्तान शासिका बनी। रजिया दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। इसने अपने शासन के आरंभ में ही तुर्क अमीरों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये दोस्तों रजिया एक दृष्टि में देख लेते हैं। रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने जलालुद्दीन याकूब को प्रोन्नत करके अमीर-ए-आखूर अश्वशाला का प्रतिनिधित्व किया। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूब से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों का नेता इख्तियारुद्दीन एतगिन था। रजिया तब हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुए और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। इसके बाद बहराम शाह शासक बना। 1240 से 1242 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इस समय राज्य का सारी शक्ति एतगिन के हाथों में थी। 1241 ईस्वी में मंगोल नेता तायर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ। मंगोल पराजित हुए और भाग गए। 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन 1242 से 1246 ईस्वी तक यह शासन किया। यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। 1246 ईस्वी में इसे कारागार में डाल दिया गया और यहीं इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह बना। 1246 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का पुत्र था। यह संत प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह एक अच्छा लेखक था। समय व्यतीत करने के लिए यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था। इससे सर्वत्र यह प्रचलित हो गया कि सुल्तान कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीवन यापन करता है। 1246 ईस्वी में बलबन को अपना वजीर बनाया। ये दोस्तों इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को देख लेते हैं। नंबर 1 रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 तक ही इसने शासन किया। इल्तुतमिश का पुत्र था। दूसरा रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक इसने शासन किया। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तीसरा बहराम शाह 1240 से 1242 तक इसने शासन किया। यह भी इल्तुतमिश का पुत्र था। चौथा अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक इसने शासन किया। यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। पांचवा नासिरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266 तक इसने शासन किया। इल्तुतमिश का पौत्र या नासिरुद्दीन महमूद का पुत्र हुआ करता था। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग बलबन को देख लेते हैं, जिसने 1266 से 1286 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। बलबन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय यह सत्ता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विवेचना की। इसका सिद्धांत फारस से ग्रहण किया गया था। इसने सुल्तान को पृथ्वी या नियावत ए खुदा ईश्वर प्रतिनिधि बताया और जिसे अल्लाह की छाया। इसने कुलीनता पर अत्यधिक बल दिया, अपनी वंशावली बनवाई और अपने को फारस के पौराणिक नायक अफरासियाब या वंशज बताया। बलबन ने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। इसने दरबार में सिजदा और पैर की प्रार्थना प्राप्त की। इसने ईरानी त्योहार नवरोज को मनाना शुरू किया। बलबन ने
ए चिहड़गानी अर्थात दल चालिसा पर घात प्रहार कर इसका अंत कर दिया। फारस के विद्वान अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन इसी के शासनकाल में प्रारंभ किया, जो 7 सुल्तान के दरबार में रहे। चलिए दोस्तों, इससे आगे गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्त प्रदान किए थे। प्रसिद्ध सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान एवं सिंध विजय में ख्वाजा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद की थी। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में रजिया के नाम का टंका जारी किया था। इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था। बलबन ने अपने एक सैनिक अधिकारी अली को तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान किए थे। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। मंगोल नेता चंगेज खान का मूल नाम तेमुचीन था। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। ये दोस्तों, इससे आगे दिल्ली सल्तनत पर दूसरे वंश खिलजी वंश को देख लेते हैं। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक रहा। खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। जलालुद्दीन 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक यह दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान था। इसने अपना राज्याभिषेक कैलूगढ़ी या किलोर खरी में कराया और 1 वर्ष तक दिल्ली नहीं आया। जलालुद्दीन के समय की प्रमुख घटनाएं। नंबर 1, मलिक छज्जू का विद्रोह। 1290 ईस्वी में कड़ा का सूबेदार छज्जू मलिक ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन किया। दूसरा, रणथंभौर पर अभियान। 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले को सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया। यहाँ का शासक हमीरदेव था। मंगोल आक्रमण। 1212 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोल का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुए तथा सिद्दी मौला को मृत्युदंड। सिद्दी मौला एक सूफी संत थे। सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र की संभावना के कारण इन्हें मृत्युदंड दिया गया। 5वां देवगिरी अभियान। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ था। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त किया था। छठा, सुल्तान की हत्या। 1296 में कड़ाके में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी। दोस्तों, जब देवगिरी अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और वहां से अपार धन संपत्ति लूट कर यह पुनः उत्तर भारत जब लौटा तो यह कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी को बुलाकर वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दिया था और स्वयं खिलजी वंश पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासक रहा। ये दोस्तों आ गए अलाउद्दीन खिलजी को देख लेते हैं, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसास्प था। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रसन्न होकर यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गया। इसने अपने सिक्कों में सिकंदर ए शाहनी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। दिल्ली को कोतवाल आला उल मुल्क के समझाने पर इसने इन योजनाओं का त्याग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण। 1270 ईस्वी में कादर खान ने आक्रमण किया। उलुग खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। 1299 सल्दी ने किया। जफर खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। 1299 ईस्वी में कुतलुग खां
ने आक्रमण किया। जफर खान ने इन्हें पराजित किया। 1303 ईस्वी में तरगी बेग ने आक्रमण किया। सल्तनत सेना ने इसे पराजित किया। 1305 ईस्वी में अली बेग तरकस एवं तरगी बेग ने आक्रमण किया। मलिक नायर के नेतृत्व में सेना ने इसे पराजित कर दिया। 1306 ईस्वी में कुबक ने आक्रमण किया। मलिक काफूर ने इसे पराजित किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। विद्रोह 1301 ईस्वी में उसके विरुद्ध 3 विद्रोह हुए। पहला अकद खां का विद्रोह, दूसरा उमर खां एवं मूंगू का विद्रोह, तीसरा हाजी मौला का विद्रोह। इन विद्रोहों के निवारण के लिए इसने 4 अध्यादेश जारी किए। आइए दोस्तों, इन 4 नंबर 1 व्यवस्था की स्थापना की। बरीद तथा मुन्हिया या जासूस नियुक्त किए। दूसरा, अमीर के पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंध पर रोक लगा दिया। तीसरा, शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगा दी। अनुदान में दी गई भूमि इसने वापस ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिसके पास अत्यधिक संपत्ति है उसे कर के रूप में ले ली जाए। किंतु अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात विजय 1299 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था। 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग गया और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। रणथंभौर विजय 1300 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। इस समय यहाँ का शासक हमीरदेव था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हमीरदेव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया। मेवाड़ विजय 1303 ईस्वी। मेवाड़ विजय 1303 ईस्वी। इस समय यहाँ का शासक राणा रतन सेन था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने स्वयं मेवाड़ अभियान किया। इस अभियान में अमीर खुसरो भी इसके साथ थे। इस अभियान का एक और मुख्य उद्देश्य राणा रतन सेन की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा विजय किया 1305 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक महल लखदेव। 1305 ईस्वी में मालवा अभियान हुआ जिसमें महलक देव पराजित हुआ और मालवा को सल्तनत में मिला दिया गया। जालौर विजय 1311 ईस्वी। इस समय यहाँ का शासक कन्नड़ देव था। 1311 में जालौर अभियान हुआ। युद्ध में कन्नड़ देव पराजित हुआ और जालौर को सल्तनत में मिला लिया गया। यह उत्तर भारत का अंतिम विजय थी। दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत की संपत्ति प्राप्त करना। देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया। रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहा और अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा एवं राय की उपाधि प्रदान की। अगला अभियान इसका दोस्तों तेलंगाना पर अभियान था 1309 से 1310 ईस्वी तक। इस समय तेलंगाना का शासक रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्रदेव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी उपहार में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी सम्मिलित था। अगला अभियान दोस्तों इसका होयसल राज्य पर आक्रमण 1311 ईस्वी में किया। इस समय यहाँ का शासक वीर बल्लाल देव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला आक्रमण पांड्य राज्य पर किया 1113 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक वीर पांड्य था। इसकी राजधानी मदुरै थी। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया लेकिन वीर पांड्य इसके हाथ नहीं लगा। यहाँ पर इसने भीषण लूटपाट किया।
दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। आइए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीतियाँ देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीतियाँ क्यों लागू की, इस संदर्भ में बनी उल्लेख करता है कि बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी। बाजार नियंत्रण नीति दो सिद्धांत पर आधारित थी। पहला, उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। दूसरा, बाजार में आम ज़रूरत की वस्तुओं की कमी न हो जाए। सुल्तान ने 4 प्रकार की बाजार गठित किए। नंबर 1, मंडी। यह अनाज का बाजार था। इससे संबंधित 8 जाब्ता अधिनियम थे। पहला अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसने अंतर्गत सभी प्रकार के अनाज का मूल्य निर्धारित था। अनाज बाजार के नियंत्रण करने के लिए सुल्तान ने सहना ए मंडी की नियुक्ति की और जमाखोरों को कठोर दंड की व्यवस्था कर दी। दूसरा दोस्तों, न्याय का स्थान, सराय अदल। इससे संबंधित 5 अधिनियम थे। यह एक तरह से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियाँ, घी, चीनी आदि बिकता था। अगला सुधार, घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का बाजार। इससे संबंधित 4 सामान्य नियम थे। पहला नियम किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारण था। दूसरा नियम दलालों पर कठोर नियंत्रण था। चौथा, सामान्य बाजार। इस बाजार में आम जरूरत की वस्तुएं थी, जैसे सब्जी, मिट्टी के बर्तन आदि। इनका मूल्य भी उत्पादन मूल्य पर आधारित किया गया था। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक मुबारक शाह खिलजी बना, जिसने 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बना दिया और स्वयं उसका प्रतिशासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के 35 दिन बाद मलिक काफूर की हत्या कर दी गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के एक अन्य पुत्र मुबारक खां को प्रतिशासक नियुक्त किया गया। मुबारक खां ने शिहाबुद्दीन उमर को बंदी बना लिया और हत्या करा दी और स्वयं शासक बन गया। इसने अलाउद्दीन खिलजी के समय के सभी कठोर कानून समाप्त कर दिए और खलीफा की प्रभुता स्वीकार नहीं की और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी के समय में पराजित मंगोल सैनिक इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ये नव मुस्लिम कहलाए और दिल्ली में जिस क्षेत्र में बसे उसे मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि अंकित कराई। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राया की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार के अंतर्गत नकद वेतन देने, घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है जिसने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर अगला वंश तुगलक वंश है दोस्तों। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला। आइए तुगलक वंश को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यह राजवंश था जिसका नाम तुगलक वंश था। इस वंश का संस्थापक गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक शाह था। गयासुद्दीन तुगलक शाह ने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया। कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण कराया। इसने डाक व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया।
सुल्तान का अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के संबंध बिगड़ गए। सुल्तान जब बंगाल विजय से वापस आ रहा था, तब औलिया के पास संदेश भेजा कि वह उसके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ दे। तो औलिया ने उत्तर दिया कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ है, अर्थात हुजूर अभी दिल्ली दूर है। इसके बाद अगला शासक मोहम्मद तुगलक बिना 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। मोहम्मद तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। सुल्तान के योगियों के अच्छे संबंध थे। जैन आचार्य जिन प्रभासुरी के साथ इसके अच्छे संबंध थे। सुल्तान हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेता था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के दर्शन के लिए अजमेर तथा सलार मसूद गाजी की दरगाह के दर्शन के लिए बहराइच गया। 1340 ईस्वी में इसने सिक्के पर अपना नाम हटाकर खलीफा मुस्तफी बिल्लाह का नाम अंकित कराया। इसके समय की घटनाएं देख लेते हैं दोस्तों। इसने राजधानी को परिवर्तित किया। सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी राजधानी बनाने की योजना बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाकर वहां राजनीति प्रभुत्व स्थापित करना था। इसलिए इसने दिल्ली के मुसलमानों को दौलताबाद जाने का आदेश दे दिया, जो कि इसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसने दोस्तों प्रतीक मुद्रा का प्रचलन अर्थात सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया। दिल्ली सल्तनत में दो मुद्राएं प्रचलित थीं, एक चांदी का टका, दूसरा तांबे का जीतल। सुल्तान ने प्रतीक मुद्रा के रूप में कांसे की मुद्रा प्रचलित की, जिसका नाम अदली इस चांदी के टके के मूल्य के बराबर थी। इसका उद्देश्य इसने बताया। 14वीं शताब्दी में पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। यहाँ की मुख्य मुद्रा चांदी की टका थी। चांदी की कमी के कारण मुद्रा भी कमी हो गई, जिससे वस्तुओं के मूल्य में कमी हो गई। अतः सुल्तान ने अपनी आर्थिक साख बचाने के लिए प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया। दुर्भाग्य से इसने मुद्रा निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा और न ही नकली सिक्के बनाने वालों के लिए दंड का विधान किया। परिणाम स्वरूप घर घर नकली सिक्के बनने लगे और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। इससे पूरा राष्ट्र ठप हो गया। सुल्तान ने जब समझ योजना सफल हो गई, तब आदेश दिया कि जिन लोगों के पास प्रतीक मुद्रा है उन्हें जमा करके बदले में चांदी के सिक्के ले जाएं। खुरासान अभियान योजना। इस समय ईरान में मंगोलों का शासन था, जिन्हें इल खान कहा जाता था। इस समय मसय इल खानों की शक्ति का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीति अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए सुल्तान ने खुरासान अभियान की घोषणा बनाई। इसके लिए सुल्तान ने मिस्र के शासक से संधि की। अभियान के लिए 3,70,000 सेना तैयार किया और सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। दुर्भाग्य से मिस्र के शासक से जो संधि की थी वह क्रियान्वित नहीं हो पाई, क्योंकि मिस्र के शासक को अपदस्थ कर दिया गया था और यह योजना असफल रही। दोआब में कर वृद्धि योजना। सुल्तान राज्य की आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू किया। दुर्भाग्य से जब यह योजना लागू हुई, तब दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और इसी समय यह योजना लागू हो गई। परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया। यह किसानों का पहला विद्रोह था। सुल्तान ने जब यह समझा कि यह योजना असफल हो गई, तब उसने किसानों को कृषि ऋण प्रदान किए, जिसे सोनधरी के नाम से जाना जाता है।
यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ऋण दिया। बदायूं करता है कि इस तरह सुल्तान को अपनी रियासतों से और रियाया को अपने सुल्तान से मुक्ति हुई। मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक योजनाओं का क्रम। पहला दोआब में कर वृद्धि योजना, दूसरा राजधानी परिवर्तन की योजना, तीसरा प्रतीक मुद्रा की योजना, चौथा खुरासान अभियान की योजना, पांचवा कराची अभियान की योजना, छठवां कृषि उत्पाद वृद्धि की योजना। इसके बाद अगला शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ। इसने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद तुगलक ने के न कोई पुत्र था और न ही कोई अपना उत्तराधिकारी। यह एक हिंदू माँ का पुत्र था। इसकी माँ का नाम नैला देवी था। इसने तेलंगाना के एक ब्राह्मण जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, मलिक मकबूल को अपना वजीर नियुक्त किया और इसे खान-ए-जहां की उपाधि प्रदान की। फिरोज तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकार ने इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा था। फिरोज तुगलक के प्रशासनिक एवं लोक कल्याणकारी कार्य। ऋणों की समाप्ति। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किसानों को दिए गए ऋणों को इसने माफ कर दिया और ऋण पंजिकाओं को नष्ट करा दिया। दूसरा, राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन। इसने राजनीतिक अपराध जैसे राजद्रोह, गबन के दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था बनाई। तीसरा, सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। फिरोज तुगलक के आदेश दिया कि सरकार सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र अथवा दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाए। चौथा, बुद्धिजीवियों को राहत दिया। इसने धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्यों से जुड़े मुस्लिम व्यक्तियों को कर्म भूमि अनुदान दिया। उलेमाओं धार्मिक वर्ग ने इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान घोषित किया। इसने पांचवा, नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था चलाई। छठवां, राजस्व व्यवस्था में सुधार। फिरोज तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने राज्य का हासिल तैयार कराया। इसके लिए इसने ख्वाजा हुसामुद्दीन को नियुक्त किया। इन्होंने 6 वर्ष कार्य करके राज्य का हासिल तैयार किया। इनके अनुसार राज्य की वार्षिक आय 6 करोड़ 75 लाख टन। फिरोज तुगलक 24 ऐसे करों को समाप्त किया जिन्हें वरीयता मान्यता नहीं देता। उसने दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। सातवां, इसने मुद्रा में सुधार किया। फिरोज तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। पहला, ससगनी। यह चांदी की मुद्रा थी। यह टका के मूल्य के 1/6 थी। दूसरा, अध। यह तांबे की मुद्रा थी। यह जीतल के मूल्य के 1/2 थी। तीसरा, विक। यह तांबे की मुद्रा थी। यह जीतल के मूल्य के 1/4 थी। इसके बाद इसने नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण। सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया। यह नहरें दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित थीं। जो किसान इन नहरों में सिंचाई करते थे उन्हें सिंचाई कर लिया जाता था, जो उपज का 1/10 होता था। अगला उसमें दासों से प्रेम। यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था। इसके पास 1,80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान-ए-बंदगान अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया। प्रत्येक दास को 10 से 100% वार्षिक वेतन दिया करता था। अगला, शिफाखाना की व्यवस्था। निःशुल्क चिकित्सा। सुल्तान ने अनेकों निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना कराई। इसके बाद आइए दोस्तों देख लेते हैं फिरोज तुगलक ने क्या क्या किया। इसके बाद
रोजगार दफ्तर की स्थापना की। दिल्ली के कोतवाल के माध्यम से इसने बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था की स्थापना की। 12वां, इसने निकाह दफ्तर की स्थापना की। इस दफ्तर में गरीब मुसलमानों की कन्याओं का विवाह के लिए आवश्यकता अनुसार 50,30,25 टन का धन दिया। कारखानों का निर्माण किया। सुल्तान ने 2 प्रकार के कारखानों का निर्माण कराया। पहला रातिबी कारखाना, इसमें मनुष्यों तथा पशुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता था। दूसरा गैर रातिबी कारखाना, इसमें सुल्तान व उसके परिवार के लोगों एवं अमीरों की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं तैयार की जाती थीं। इसके बाद दोस्तों, इसने उद्योग से प्रेम। सुल्तान को उद्योग से बहुत प्रेम था। इसने केवल दिल्ली के आसपास फलों के 1,200 बाग लगवाए। फिरोज तुगलक इस्लाम धर्म के प्रति अत्यधिक कट्टर था। इसने स्त्रियों को संतों के मकबरों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी, आइए देखते हैं दोस्तों। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी। फिरोज तुगलक के 2 पुत्र फतेह खां और मोहम्मद शाह था। इनमें फतेह खां की मृत्यु फिरोज तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी और मोहम्मद शाह को फिरोजी दासों ने राजधानी से भगा दिया था। इस कारण फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय उत्तराधिकारी बना, जो 1388 से 1389 ईस्वी तक शासन किया। 1389 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई अबू बक्र शाह दिल्ली का सुल्तान। इसके बाद मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1398 ईस्वी में तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण। तैमूर के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर अगला वंश शासन किया। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। आइए दोस्तों, आगे सैयद वंश को देख लेते हैं। सैयद वंश में पहला शासक खिज्र खां था। 1414 से 1421 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह सैयद वंश का संस्थापक था। तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब और मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। इसने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। खिज्र खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण नहीं की और न ही अपने नाम का सिक्का जारी किया। इसने रैयत-ए-आला की उपाधि के साथ शासन किया था। इसके बाद सैयद वंश का अगला शासक मुबारक शाह हुआ, जिसने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया। इसने विदेशी प्रभुसत्ता को नकार दिया और सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। इसने मालवा के शासक हुसैन शाह और जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी से अपने दुर्बल राज्य की रक्षा की। दिल्ली का एक सुल्तान जो पिता के जीवन में सुल्तान बना। इसके बाद अगला शासक मोहम्मद शाह हुआ, जिसने 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक शासन किया। इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया। इसके आगे आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसके बाद अगला शासक अलाउद्दीन आलम शाह बना, जिसने 1443 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था और सर्वाधिक अयोग्य शासक था। इसका अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हो गया और नाराज होकर यह बदायूं चला गया था। इसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर अगला वंश लोधी वंश का उदय हुआ। 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसका शासक रहा। आइए लोधी वंश को देख लेते हैं। लोधी वंश के शासक अफगान थे। यह अफगानों की साहूखेल शाखा से संबंधित था। लोधी वंश पर पहला शासक बहलोल लोधी था।
यह लोदी वंश का संस्थापक था। यह दिल्ली के सुल्तान में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। इसने अफगान अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया। यह कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि यह कालीन पर बैठता था और उसके चारों तरफ इसके अमीर बैठते थे। इसने बहलूली नामक चांदी का मुद्रा प्रचलित किया, जो टंका के मूल्य का 1/3 था। यह अकबर के समय विनिमय का माध्यम बनी रही। बहलूल लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित कर जौनपुर दिल्ली में मिला लिया। अगला शासक सिकंदर लोदी हुआ, जिसने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। यह एक हिंदू माँ का पुत्र था। इसकी माँ का नाम जयबंद था। 1504 ईस्वी में इसने आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने गज-ए-सिकंदी नामक एक प्रामाणिक नाप की इकाई का प्रचलन किया। इसने गरीबों और असहायों को भत्ते देने की व्यवस्था की, और जब यह अपने कपड़े और बिस्तर बदलता था तो उसे बेचता था और उससे अनाथ कन्याओं का विवाह करता था। यह एक एक कवि था। यह फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम की कविताएं लिखता था। इसके बाद अगला शासक इब्राहिम लोदी था। यह लोदी वंश का अंतिम शासक एवं दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। इसने 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। यह दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था। गद्दी पर बैठते ही इसने ग्वालियर अभियान किया और यहाँ के शासक विक्रमजीत को पराजित करके इसे अपने अधीन कर दिया। इस विजय से उत्साहित होकर इसने मेवाड़ अभियान किया, लेकिन यहाँ के शासक राणा सांगा से यह पराजित हुआ। 1525 ईस्वी में बाबर पंजाब को जीतकर आगे बढ़ा और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम यह रहा कि भारत में लोदी वंश के शासन का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। इससे आगे हम लोग मुगल वंश को देखेंगे। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो चुकी है, इब्राहिम लोदी मारा जा चुका है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया है और मारकर मुगल वंश की स्थापना कर चुका है। अब मुगल वंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।